नमस्ते बच्चों, कैसे हैं हम सब लोग। बच्चों, आज का वीडियो जो है वो पेपर 3 साइंस का सॉल्यूशन है, जिसमें हम सेक्शन सी करने वाले हैं। ए और बी मैंने अपलोड कर लिया हुआ है। आज हम सेक्शन सी करेंगे। आइए तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है और उसके इजीएस्ट से इजीएस्ट आंसर क्या हो सकते हैं। तो सेक्शन सी में फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और इसके आपको दो एग्जांपल्स देने हैं। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो हमें पता है कि जब दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस को एक साथ मिक्स किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दो एग्जाम्पल देने हैं। तो एक एग्जाम्पल ये आप दे सकते हैं जहाँ पे आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या तो आप स्लेक्ट लाइम कहते हैं, वो आपको मिल जाएगा। दूसरा, आप कोई भी ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस बता सकते हैं, जैसे कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है, आप Mg जो है वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो आपको यहाँ पे MgO मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी ओके। एक मैंने हाइड्रोजन का भी दिया है वाटर फॉर्मेशन का, तो कोई भी आपको जो भी दो इजी लगे आप लिख देना। आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट वाला तो लिखना ही, इससे इंप्रेशन आपकी काफी अच्छी बनेगी पेपर चेकर के हिसाब से ना। वो जब एग्जामिनर जब वो चेक करते हैं उनको लगेगा कि बच्चों को अच्छे से आ रहा है, तो वो आगे क्वेश्चंस को बहुत लीनियंटली और अच्छे से आपके नंबर दे सकते हैं। वेल, ये हुआ हमारा 27 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, रिएक्टिविटी के हिसाब से आपको मेटल्स को क्लासिफाई करना है। तो एक तो आता है फ्री स्टेट मेटल, मतलब कि लीस्ट रिएक्टिव, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम जो होते हैं ना, ठीक है, जो हमें प्योर फॉर्म में आराम से मिल जाते हैं और बहुत इजीली, अगर हमें जैसे दूसरे कॉपर सिल्वर होते हैं तो अगर हमें ऑक्साइड फॉर्म में मिलते हैं तो हम उनको आराम से फ्री मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज अ फ्री स्टेट, जो ज्यादा जल्दी रिएक्ट नहीं होते हैं। फिर होता है इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स मिलने वाले, जो होते हैं हाईली रिएक्टिव। ठीक है, बिल्कुल शरारती बच्चे जैसे, यहाँ वहां बैठना, घूमना फिरना, बैठना तो उनको आता ही नहीं है। तो जिसमें हो गए पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये काफी रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, और वो हमें कभी भी फ्री फॉर्म में मिलेंगे ही नहीं, वो हमेशा किसी न किसी के साथ ना दोस्ती करते हुए मिलेंगे, मतलब कि वो हमें हमेशा कंपाउंड फॉर्म में ही मिलते हैं। और तीसरा जो है मॉडरेट। ठीक है, तो या तो वो आपको ऑक्साइड, सल्फेट या तो कार्बोनेट के फॉर्म में मिलते हैं। जिंक, आयरन, लेड जो भी हो गया। ठीक है, मिडल रिएक्टिविटी सीरीज होती है। तो मैंने ना ये वाला आपको चार्ट दिखे रखा हुआ है। ठीक है, ये चार्ट के थ्रू भी आपको इजीली मेमोराइज हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं KNaCa, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू मिलेंगे हम लोगों को। ओके, ये कैसे हैं, हाईली रिएक्टिव हैं। फिर जिंक, आयरन, ये सारे कैसे हो जाएंगे, ये आपको मिडल रिएक्टिव, और ये जो हो गए वो आपको क्या मिलेंगे, लीस्ट रिएक्टिव। ओके, क्लियर हुआ। इनको लर्न करने का एक तरीका भी है, चलिए मैं कोशिश करके आपको बता दूं। K स्टैंड्स फॉर काशी। ठीक है, क्या हो जाएगा, काशी नाथ। सी को हम लिखते हैं काशी नाथ का माली। ओके, AL आलू, जरा, F को हम लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, F को यहाँ पे हम लिख देते हैं फीके से, ठीक है। TB को हम लिख देते हैं पकाता है। ओके, थोड़ा सा जस्ट आपको एक ट्रिक दे रही लर्न करने के लिए। CU का हम लिख देते हैं कौन है आगे। AG का हम लिख देते हैं आगे। ओके, और AU का लिख देते हैं हम लोग आउट। ओके, तो कैसे तो लर्न हो गया ना। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कौन है आगे आओ। हो गया लर्न, इजी हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, नहीं तो आप लर्न कर लीजिएगा इसको। चलो, सो अब 28 नंबर क्वेश्चन का और ना ऑप्शन वाला। नो, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल। ठीक है, कैसे बनता है। तो देखो, पहले तो बता दो कि सोडियम एक एलिमेंट है, कौन सा है, मेटल है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, और उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे हम लोग, सॉरी। फिर क्लोरीन नॉन मेटल, नंबर 17 कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ठीक है, फिर अपन बता देते हैं ना वो K11 वाले के हिसाब से कि मैक्सिमम आप 8 अकोमोडेट कर सकते हो, और उस हिसाब से ये जो है वो एक्स्ट्रा है इसके पास,
तो Na जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और Cl उसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वो NaCl का कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, इजी है। इसमें आपको कुछ अगर लाइंस लगे काटने जैसे काट लेना, कोई इश्यू नहीं है। ये वाला जरूर लिखना, ये जो पोर्शन है ये जरूर लिखना। बस ये चेकर का इन्हीं सब चीजों पे ध्यान जाता है। अट्रैक्ट करो चेकर को, जो एग्जामिनर है ना उसको बस अपनी प्रेजेंटेशन अट्रैक्ट करो। जितना अट्रैक्ट करोगे उतने आपको मार्क्स बड़े अच्छे से मिलेंगे। तो आप ये लिख देंगे, आगे पीछे थोड़ा सा आप कोई लाइन मिस भी हो जाती है ना तो इतना ध्यान नहीं जाता। ओके, चलो बच्चों आगे चलते हैं हम लोग। 29 क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय द हार्मोनल इम्बैलेंस इन द ह्यूमन मिक्स। ठीक है, ह्यूमन मिक्स में जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो 4 प्रॉब्लम्स है। गायंटिज्म, ठीक है, ग्रोथ जो होती है, अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा अमाउंट में सीक्रेट हो रहा है बॉडी में तो बंदा जो होगा काफी लंबा चौड़ा होगा। ड्रॉफिज्म ना, छोटा सा बोना बोलते हैं ना अपन, अगर कम हो रहा है तो। क्वेटर, आयोडीन की कमी की वजह से गले में प्रॉब्लम आती है, गला फूल जाता है, उसको क्वेटर कहते हैं हम लोग। और फिर आता है डायबिटीज, ठीक है, इंसुलिन की कमी की वजह से शुगर लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग डायबिटीज कहते हैं, जो आमतौर पे आप देखते ही होंगे हर घर में एक बंदा तो होगा जो डायबिटिक होता है। ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 30। Draw a diagram of female reproductive system in human beings. State the names of the productive organs and describe any two organs. ठीक है, अब देखो बेटा, मैंने तो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन आपको दे दिए हैं। इसमें से आपको जो भी दो इजी लगते हो आप लर्न कर लेना। ठीक है, मैं सोचूं कि मैं अपने आप को दो दूं और मे बी आपको वो समझ भी नहीं आए, तो मैंने इसके लिए सारे दे दिए। तो सबसे पहले तो यहाँ से आंसर स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे आपको सारे नाम दिए हुए हैं ऑर्गन्स के। ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है मेल के, क्योंकि फर्टिलाइजेशन उसी के अंदर होता है ना, बर्थ भी, बच्चा एम्ब्रियो बनता है, फीटस बनता है, तो इसके लिए फीमेल का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। वेल, तो ये है डायग्राम। ओके, अच्छे से डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना। अगेन आई एम सेइंग, अट्रैक्ट करो चेकर्स को। ओके, एग्जामिनर को अट्रैक्ट करो, डायग्राम बनाओ, लेबलिंग करोगे, आज मतलब आप समझो 80% काम तो आपका वही हो गया। और उसके बाद लेबलिंग वाला हो गया तो उसमें से कोई भी दो, ठीक है, जैसे ओवरीज आ गई ना, फेलोपियन ट्यूब है, यूटेरस है, कोई भी आपको दो समझ में आते हैं उसको आप एक्सप्लेन कर लीजिए। मैं आगे कर लेती हूँ। ठीक है, सेविक्स हो गया, वजाइना हो गया। सेविक्स को इतना मत करना, मतलब नहीं है सेविक्स का करने का। ठीक है, यूटेरस, ओवरी, फेलोपियन ट्यूब और वजाइना, इन चार में से कोई भी दो एक्सप्लेन कर लेना अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। 31 क्वेश्चन, What is sex determination? State the different methods of sex determination in animals. अब सेक्स डिटर्मिनेशन अपने को पता है ना, ठीक है, वो प्रोसेस जहाँ पे जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, ठीक है, वो लड़का है कि लड़की है, वो पहचानने के, वो पहचान करने को अपन कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। अब ह्यूमन बींग्स का तो अलग होता है, इन्होंने ह्यूमन बींग्स का नहीं पूछा, इन्होंने बताया कि कुछ और एनिमल्स का बताओ। ठीक है, तो हम बता देते हैं। देखो, जैसे कि कुछ स्पीशीज में हो ना, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के हिसाब से चेंजेस आते हैं। जैसे एग्जांपल आप ध्यान देना बेटा, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं ना, कुछ ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं जो टेम्परेचर के हिसाब से उनका एग फर्टिलाइज्ड होता है और उसके हिसाब से सेक्स डिटरमाइन होता है। जैसे कि बात करते हैं हम लोग यहाँ पे लिजार्ड की। ठीक है, तो लिजार्ड जो है, एक नाम दिया हुआ है अगमा अगमा, नाम नहीं लिखना है चलेगा। ठीक है, कोई इतना स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं, इट्स ओके। तब इतना पता था कि लिजार्ड का हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, वो मेल प्रोड्यूस करता है, और जैसे लो टेम्परेचर में फीमेल हो गया, सिंपल। ठीक है, और जैसे टर्टल की बात करते हैं हम लोग, टर्टल की, तो टर्टल जो है हाई टेम्परेचर पे फीमेल्स प्रोड्यूस करता है। डिफरेंस पता चला ना, है ना? हाई टेम्परेचर पे लिजार्ड मेल और टर्टल में हाई टेम्परेचर पे फीमेल्स हो जाती हैं। अब जैसे स्नेल है, तो स्नेल के अंदर जो है वो सेक्स उनका बदलता रहता है, समझ रहे हो? मतलब कि हम बोल ही नहीं सकते कि वो मेल स्नेल है या फीमेल है, वो सेक्स कंडीशंस के हिसाब से चेंज करता है। एज पर द कंडीशन फीमेल हो जाएगा, एज पर द कंडीशन वो मेल हो जाएगा, डिपेंड की क्या टेम्परेचर है, ठीक है, कैसा एटमोसफेयर है, उस हिसाब से। तो इन तीन के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो पहला आप लिख रहे हो इसके अंदर रेप्टाइल्स के बारे में, फिर दूसरा आप लिख रहे हो इसके अंदर टर्टल के बारे में, ठीक है, और फिर तीसरा आप लिखोगे इसके अंदर स्नेल के बारे में। ये तीन आपको एनिमल्स का बता देना है। हो गया अच्छे से? ठीक है, चलो, ये था क्वेश्चन नंबर 31 का। और
ओके नाउ अब क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ एज गिवन बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट। ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बात कही थी कि लाइफ कहाँ से ओरिजिन हुई है। तो जो बुक में है उस हिसाब से है कि सबसे पहले अपन ने डार्विन की बात की थी ना, ठीक है, चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन ने तो थ्योरी दिया था इवोल्यूशन का। फिर मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा, ठीक है, जहाँ पे आप ट्रेड्स के थ्रू बता रहे हो। बट ये जो मेन है, लाइक ये डार्विन जी और सॉरी डार्विन जी और मेंडल, इन्होंने हमें ये नहीं बताया कि अर्थ पे लाइफ स्टार्ट कब से हुई। समझ रहे, इन्होंने हमें बताया रिगार्डिंग द इवोल्यूशन की क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, और जो नए जनरेशन आती है उसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे चेंज होते हुए देख रहे हैं। बट दे डिडंट टेल अबाउट द हाउ द लाइफ बिगिन। तो वो बताई थी कहानी किसने, 1929 में जेबीएस हेल्डन ने, हु वाज अ ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, जेनेटिक्स। ठीक है, उन्होंने ये बताया था कि जो लाइफ है, ठीक है, वो ओरिजिनेट हुई है सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से। उन्होंने मॉलिक्यूल्स की बात की थी। अब ये मॉलिक्यूल्स बहुत लंबे लंबे मॉलिक्यूल्स एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इनऑर्गेनिक जो है वो ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बदलाव आना शुरू हो जाता है, और दैट्स व्हाई दे सेड दोज चेंजेस द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ओके, फिर उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट थे, ओके, स्टैनली एल मिलर एंड हेरोल्ड सी उरे, 1953 में। उन्होंने उन्होंने वो जो हेल्डे की जो आगे जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा था उसको उन्होंने सपोर्ट करते हुए कहा कि दे क्रिएट एन एटमोसफेयर सिमिलर। ठीक है, जो जैसा अर्थ का एटमोसफेयर ना, लाइक वी नो की एटमोसफेयर हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर, पर ऑक्सीजन नहीं बनाया। ठीक है, उन्होंने ऐसा लेबोरेटरी में क्रिएट किया, और एयर टाइट अपैरेटस में वो सब पानी के ऊपर उन्होंने ऐसा एटमोसफेयर क्रिएट किया। ठीक है, और इन्होंने टेम्परेचर मेंटेन किया 100 डिग्री सेल्सियस से बिलो होना चाहिए। कंटिन्यूस स्पार्क्स उसके अंदर पास करते गए, लाइटनिंग पास करते गए, और तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर 15% जितना कार्बन जो है वो फॉर्म हुआ, इसमें मीथेन में से, और जो कन्वर्ट हो गया सिंपल कार्बोनिक कंपाउंड्स के अंदर, इंक्लूड अमीनो एसिड्स। और उनके कहने का मतलब ये है कि जब ये अमीनो एसिड्स बना तो वहां से प्लांट का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बने। ठीक है, प्रोटीन अमीनो एसिड्स आए, फिर एनिमल्स, मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली ये केमिस्ट्री के हिसाब से केमिकल्स बनते गए ना, ठीक है, उनके केमिकल्स के बनने के बाद एक लाइफ एग्जिस्ट हुई है, उनके कहने का मतलब ऐसा है। तो इस तरीके से ओरिजिन हुआ है अर्थ पे लाइफ का। वेल, तो ये दो साइंटिस्ट का आपको मेन ज्ञान देना है, एक स्टैनले और ऊपर जो हमने लिखे थे हेल्डन। नाउ नेक्स्ट 32 क्या कह रहा है, ड्रॉ अ रे डायग्राम एंड डिस्क्राइब द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, तो फाइनाइट डिस्टेंस आप जब रखते हैं, ओके, तो फाइनाइट डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, बहुत दूर। ठीक है, तो ये हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से जब रे आई पैरेलल, अब हमें पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फाइनाइट पे होता है तो हम हमेशा इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मानते हैं, तो फोकस से पास होगा। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज बनेगा फोकस पे। इमेज बनेगा फोकस पे, कैसा बनेगा, रियल, इन्वर्टेड और बहुत छोटा। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट अभी 32 का। और क्या कह रहा है यहाँ पे ये, that an object of size 7 centimeter is placed at a distance of 27 centimeter in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज इन्होंने रखा हुआ है h 7 सेंटीमीटर। ओके, अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से कितनी दूरी पर है, अच्छा यू तो हमेशा माइनस में होता है, तो -27 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो है वो आगे की तरफ रहेगी। ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगी, -18 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन से याद है ना। ओके, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। तो मिरर कहाँ पे रखोगे, ठीक है, ताकि आपको इमेज दिखे अच्छी सी, तो मतलब हमें वी निकालना है। और क्या बोल रहा है, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, तो इमेज का आपको साइज भी बताना है, मतलब कि एच डैश बताना है, और नेचर बताना है। ठीक है, नेचर तो क्या पता चल जाएगा आराम से। नो,
यहाँ पे शुरू कर लेती हूँ पहले मैं। अब मिरर है, ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला यूज करें, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन बी, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ मतलब -18 इक्वल्स टू 1 अपॉन -27 प्लस 1 अपॉन बी। ओके, सो 1 अपॉन -18 इसको मैं यहाँ पे ले लूँ तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 27, ठीक है ना, इक्वल्स टू 1 अपॉन वी। ओके, सो क्या रहेगा एलसीएम, एलसीएम इसका आएगा 54। ओके, सो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करूँ, 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा -3, यहाँ पे 2 के साथ +2 अपॉन 54 इक्वल्स टू 1 अपॉन बी। सो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 54 इक्वल्स टू 1 अपॉन वी। मतलब क्या हो गया, मतलब v इज इक्वल्स टू क्या हो गया, -54 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस पता चल गया हम लोगों को। अब मैग्नीफाइंग फॉर्मूला की मदद से हम लोग क्या कर लेंगे, h डैश मतलब हाइट पता कर लेंगे। चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो वी नो दैट h डैश अपॉन h इक्वल्स टू -v अपॉन u। फॉर्मूला लर्न होनी चाहिए बेटा आप लोगों को। h डैश अपॉन 7 इक्वल्स टू -54 अपॉन -27, ठीक है। ओके, सो h डैश इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो गया, 54 अपॉन -27 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस। h डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओके टेबल लगा दें हम लोग यहाँ पे, किसका, 9 का लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 9 6 जा 54, ओके, एंड 9 3 जा 27, 9 3 1 जा 3 2 जा, तो कितना हो गया, -14, ओके, -14 सेंटीमीटर आ गया इतना। ओके, सो बेसिकली थोड़ा सा नीचे ले लो। सो बेसिकली h डैश आपको मिल गया -14 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा, एक तो माइनस में मिला है, मतलब ये कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। माइनस मतलब क्या हो जाता है, इन्वर्टेड। ओके, और हमारा h कितना था, देखो बेटा हमारा h कितना था, 7 सेंटीमीटर, और ये इमेज कितना बना है, 14 में डबल बना है। डबल मतलब कि मैग्नीफाइड हो गया, है ना। तो नेचर क्या हो जाएगा इसका, नेचर क्या हो जाएगा, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, ठीक है, इजी, आगे समझ में। यस, चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलो डिराइव करना है, ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो 3 रेजिस्टर्स ले लो, ठीक है, उनके साथ V1 V2 V3 ज्वाइन कर लो, फाइन। हमेशा याद करना वोल्ट मीटर पैरेलल होना चाहिए। ये हो गया आपका एम मीटर, सीरीज कनेक्शन के हिसाब से अलग अलग रहेगा ना, याद करना, R1 के लिए V1 अलग, R2 के लिए V2 अलग, ये R2, और R3 के लिए V3 अलग। ये रहा डेरिवेशन, देख लीजिए अच्छे से। सो ओम्स लॉ लगाया इन लोगों ने ना, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। फिर V1 क्या होता है, IR1 सबके लगा दिया प्लस में आपने, ये I कॉमन निकाल के काट लिया उसके साथ, ये रहा IR और I कॉमन, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे जो हमारा R बना, ये जो RS सीरीज रेजिस्टेंस जो है इक्विवेलेंट, ये क्या है, ये भाई सम है, प्लस है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का, दिख रहा है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे हमें मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलता है। करंट जो है वो सब में सेम जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो अलग अलग होता है। ये पॉइंट्स मैंने आपको दिए हुए हैं, अब ना भी मेंशन करो चलेगा, ठीक है, मैंने कुछ पूछा नहीं है इसके बारे में। चलिए नाउ 34, स्टेट एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस इन हार्वेस्टिंग द विंड एनर्जी।
ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, तो इको फ्रेंडली है ना, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और कोई पॉल्यूशन कॉज नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी रिकरिंग एक्सपेंस मतलब लगातार कोई खर्चा नहीं है इसके अंदर। बट वी नो ना, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, तो लिमिटेशंस भी हैं। क्या है, अब ये उन्हीं जगह पे पाया जाएगा जहाँ पे हवा ब्लो करती है। मिनिमम हवा की स्पीड कितनी चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर जितनी होनी चाहिए। ठीक है, काफी बड़ा लैंड एरिया चाहिए, नियरली 2 हेक्टेयर जितना चाहिए, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो 3 तो यही हो गए। ओके, इसके लिए जो इसका सेटअप होता है ना, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। बात का तो कोई खर्चा नहीं, बट स्टार्टिंग का सेटअप का ही खर्चा ज्यादा होता है। और जब ये टावर्स वाली जो ब्लेड्स होती हैं, ठीक है, रेन सन स्टॉर्म, इनके जब कनेक्शन में आती हैं, ठीक है, तब उनको बहुत ज्यादा मेंटेनेंस चाहिए होता है, वो ना रस्टिंग हो जाना, कभी टूट जाना, कभी कुछ हो जाना, तो इसके लिए उनको काफी हाई मेंटेनेंस चाहिए होता है। ओके, सो बच्चों, यहाँ पे खत्म हो गया आपका पेपर 3 का सेक्शन सी। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगेन आई ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू द सिंपलेस्ट आंसर्स। और अभी हम मिलेंगे सेक्शन डी के साथ इन द नेक्स्ट लेक्चर। मीनवाइल अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर लीजिए। ठीक है, गो अहेड, माय विशेस आर विद यू, यू विल स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, चलो तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। बाय बाय, टेक केयर।